हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में जाना था और उसका जो पहला स्टेज है प्रमोशन का, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। उसके दौरान हम लोगों ने जो पहला स्टेप है प्रमोशन, उसकी बातें जानी थी और हमने ये जाना था कि कंपनी के फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप प्रमोशन है और इस स्टेप को एग्जीक्यूट जो व्यक्ति करता है उसे हम प्रमोटर के नाम से जानते हैं। वहाँ हमने ये भी जाना था कि आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में आता है वह व्यक्ति प्रमोटर के नाम से जाना जाता है और जितनी भी कंपनी के निर्माण से संबंधित इनिशियल चीज़ें होती हैं वो उस प्रमोटर के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती हैं। हमने वहाँ ये भी जाना था कि प्रमोटर वह व्यक्ति होता है जो कि कंपनी से संबंधित जो भी इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनका निर्माण करता है, कंपनी को एक नाम प्रदान करता है। कंपनी के प्रमोटर का रोल प्रारंभिक रूप में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो कंपनी को उत्पन्न करता है। हमने ये भी जाना था कि प्रमोटर कई प्रकार के होते हैं। उनमें से आपके सामने 3 रूप रखे गए थे, एक एक्सीडेंटल प्रमोटर, दूसरा प्रोफेशनल प्रमोटर और तीसरा फिनेंशियल प्रमोटर। प्रमोटर के फंक्शंस को भी हम लोगों ने जाना था, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सारे इनिशियल चीज़ें कंपनी के निर्माण के संदर्भ में उस प्रमोटर के द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये भी बताई गई थी आपको कि प्रमोटर के कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं, प्रमोटर के कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं और अगर उसके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य से कंपनी का कोई नुकसान होता है तो सीधे सीधे उसे जिम्मेदार माना जाता है। प्रमोशन का जो स्टेज है वो प्री इनकॉर्पोरेशन के स्टेज के रूप में जाना जाता है और हमने प्रमोशन और प्रमोटर को अपनी पिछली क्लास में जाना था। आज हम जो इनकॉर्पोरेशन का स्टेज है या जिसे रजिस्ट्रेशन का स्टेज बोला जाता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको सबमिट कर कर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा और बातों को बताने का भी प्रयास करूँगा। निश्चित रूप से मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो भी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंटेशन हैं वो आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने अपने पिछली क्लास में प्रमोशन के बारे में जाना था और मैंने ये भी बोला आपसे कि प्रमोशन जो है वो प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज है। ठीक है, अब हम सेकेंड स्टेज में चलते हैं और जो कि है आपका इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। और इस स्टेज में जाने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आपके सामने लिखी गई है कि स्टेप्स बिफोर प्रोसीडिंग विथ प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन का स्टेज है या इनकॉर्पोरेशन का स्टेज है, इसमें वेरियस डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होता है और उन डॉक्यूमेंट्स को जमा करने से पहले 2 सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि प्रमोटर को ध्यान में रखनी होती है वो स्टेप्स वो लेता है। मतलब डॉक्यूमेंट्स को जमा करने से पहले 2 सबसे इम्पॉर्टेंट बात। पहली बात, DIN हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड एंड सेकंड, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ प्रमोटर। मतलब DIN का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी के जो भी डायरेक्टर बनने वाले हैं या फर्स्ट डायरेक्टर बनने वाले हैं उनके पास DIN होना चाहिए। इसके लिए वो सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अनुसार इशू किए जाते हैं। और दूसरा स्टेप, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ प्रमोटर। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय जो सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं उनमें डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रमोटर का जो भी सिग्नेचर होगा, डिजिटल सिग्नेचर होगा, उसे वो
रजिस्टर करेंगे विथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, उसकी जो वेबसाइट होती है, उसका जो पोर्टल है, वहाँ पर वो उसे रजिस्टर करेंगे। मतलब DIN और जो डिजिटल सिग्नेचर ऑफ प्रमोटर है उसे रजिस्टर कर फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के पोर्टल पर रजिस्टर कर फिर वो ये जो डॉक्यूमेंटेशन के स्टेज हैं वो उसे फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ बोथ फॉलोइंग स्टेप्स विल बी टेकन बाय प्रमोटर। मतलब ये दो काम करने के बाद ये स्टेप्स प्रमोटर के द्वारा कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दौरान लिए जाते हैं। तो चलिए हमने स्टेप्स को देख लें। सबसे पहला जो स्टेप है वो लिखा गया है आपके सामने, अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, मतलब नाम की उपलब्धता, और वो सेक्शन 4 के अंतर्गत एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि एक कंपनी का नाम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है, कंपनी को उसके नाम से ही पहचान मिलती है। और जब प्रमोटर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो सबसे पहला काम कंपनी का नाम वो निर्धारित करता है, मतलब नेमिंग ऑफ द कंपनी वो करता है। और इसके लिए जो सेक्शन 4 के प्रोविज़न बनाए गए हैं वो उसे फॉलो करता है। सेक्शन 4 का प्रोविज़न क्या है कि कंपनी का जो भी नाम होगा वो अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, अनडिज़ायरेबल इन द आई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। और इसके लिए कंपनी प्रमोटर को जो इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है, फॉर्म 1, उस पर नाम कंपनी का देना होता है। इसके लिए उसके पास 6 अल्टरनेटिव्स, मतलब कंपनी के 6 नाम, वैकल्पिक नाम जो है वो निर्धारित करता है और उसे प्रेफरेंशियल ऑर्डर में रखता है। फिर वो फॉर्म वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करता है। रजिस्ट्रार 7 दिन के अंदर उसे इन्फॉर्म करता है कि जो नाम उसने दिया था वो डिज़ायरेबल है या नहीं है, इसकी जानकारी वो देता है। ठीक है, इसके संदर्भ में जो सेक्शन 4 के प्रोविज़न है उसमें जो बातें कही गई हैं कि जो भी कंपनी का प्रपोज्ड नेम होगा या कंपनी का नेम होगा वो अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इल्लीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए वो फॉर्म INC 1 में जो भी प्रपोज्ड नेम होगा कंपनी का वो उसे जो है वो देता है और 7 दिन के अंदर जो रजिस्ट्रार है वो इन्फॉर्म करता है कि वेदर द नेम इज डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। ठीक है, जब उसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ नाम जो है सही है, तो ये नाम 60 दिन तक, 60 डेज तक वो रहता है और जो प्रमोटर है उसे 60 दिन के अंदर उस नाम को अपनी कंपनी का नाम निर्धारित कर लेना होता है। अगर ये 60 दिन का क्राइटेरिया बीत गया तो रजिस्ट्रार वो नाम किसी दूसरी कंपनी को प्रदान कर देता है। तो मैंने क्या बताया, जो पहला स्टेप है अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, मतलब हमारी कंपनी का नाम क्या होने वाला है ये प्रमोटर निर्धारित करेगा और इसके लिए वो फॉर्म INC 1 में जो सेक्शन 4 के प्रोविजंस हैं उनको फॉलो कर वो फॉर्म सबमिट करेगा रजिस्ट्रार को और रजिस्ट्रार अपना अप्रूवल देगा। और जो बातें मैंने आपको बताई कि 60 दिन तक वो नाम जो है रहेगा, जब तक कि उसे एप्लीकेशन देकर कंपनी प्रमोटर जो है एक्सेप्ट ना कर ले। ठीक है, तो ये पहला काम। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। अब वो डॉक्यूमेंट्स की लंबी चौड़ी लिस्ट जो कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दौरान फाइल होने वाले हैं, हम उनको जानने वाले हैं। तो मैंने आपसे क्या बताया, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले सबसे पहले प्रमोटर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि कंपनी के डायरेक्टर होंगे उनके लिए वो ऑब्टेन करेगा। दूसरा, अपना डिजिटल सिग्नेचर जो है वो रजिस्टर करेगा। कहाँ रजिस्टर करेगा? MCA में। MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की पोर्टल पर। और जब वो रजिस्टर हो जाएगा तब वो डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने का या डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने का प्रोसीजर फुलफिल करेगा। उसमें सबसे पहला काम अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, कंपनी पब्लिक है प्राइवेट है और उसका नाम क्या होगा वो निर्धारित करेगा।
मैंने बोला 6 प्रेफरेंशियल ऑर्डर में 6 ऑप्शन होते हैं, वैकल्पिक नाम वो दे सकता है, उनमें से रजिस्ट्रार चयन करता है और वो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में होता है। ठीक है। सेकंड, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रमोटर रजिस्ट्रार के पास जमा करता है। अब उसकी बारी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब पार्षद सीमा नियम, जो कि हमने जाना कि कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और बिना इस डॉक्यूमेंट के कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं होती है। इस डॉक्यूमेंट के 6 क्लासेस हैं, इसे हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में भी जाना था और जानने का प्रयास किया था। कंपनी का प्रमोटर ही वह व्यक्ति होता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का निर्माण करता है और इस डॉक्यूमेंट को वो सबमिट करता है, फाइल करता है रजिस्ट्रेशन के दौरान। सेकेंड डॉक्यूमेंट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी का पार्षद अंतर नियम। हमने पार्षद अंतर नियम के बारे में ये बात जानी है कि पार्षद अंतर नियम कंपनी के आंतरिक रूल होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कि कंपनी के प्रबंध और संचालन में अहम रोल निभाते हैं। तो पार्षद अंतर नियम जिसका निर्माण भी कंपनी का प्रमोटर करता है, वो उन डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करेगा। तीसरा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब डिक्लेरेशन घोषणा किसके द्वारा, जो कि एक एडवोकेट के द्वारा, ठीक है, एक कास्ट अकाउंटेंट के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा या कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, जो कि ये डिक्लेरेशन देते हैं कि रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट 2013 के, उसको कंप्लाई किया गया है या उसका अनुपालन किया गया है। तो ये डिक्लेरेशन वो देते हैं किसके द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा या कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, ठीक है, या कास्ट अकाउंटेंट के द्वारा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है अफिडेविट। अफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, और ये अफिडेविट कौन देगा, ये अफिडेविट देगा बाय द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब वह व्यक्ति जो कंपनी का पहला डायरेक्टर बनने वाला है, वह एक शपथ पत्र देगा। और इस शपथ पत्र में क्या बातें लिखी होंगी, इस शपथ पत्र में यह लिखा होगा कि वह किसी भी लॉ के अंतर्गत वो कन्विक्टेड नहीं है या उसके ऊपर किसी भी तरीके का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि कंपनी के पहले डायरेक्टर का चयन कंपनी का प्रमोटर करता है और इस फर्स्ट डायरेक्टर को जो है एक शपथ पत्र देना होता है कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, वह एक लीगल पर्सन है। ठीक है। नेक्स्ट एड्रेस फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस। जब तक कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं तय हो जाता, तब तक के लिए जो है कंपनी को अपना एक कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस देना होता है, जो कि वो इस डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्टर करते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स ऑफ द सब्सक्राइबर। पर्टिकुलर्स ऑफ द सब्सक्राइबर का मतलब जो भी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेचरीज हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें अपना सारा ब्यौरा देना होता है। मतलब उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसकी भी जानकारी जो है उसको उनको इनके अंतर्गत देनी होती है। जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि एक पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए 7 मिनिमम लोगों की आवश्यकता होती है और एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए 2 मिनिमम लोगों की आवश्यकता होती है। तो ये जो सब्सक्राइबर्स हैं, यही उन कंपनियों के सब्सक्राइबर और सिग्नेचरीज हैं, ऑथराइज्ड सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम है, इसलिए उन्हें अपना सारा ब्यौरा देना होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर। यहां पर जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसमें जो कंपनी के पहले डायरेक्टर चयनित होने वाले हैं या बनने वाले हैं, वो भी अपना पूरा ब्यौरा देंगे, अपना नाम, अपना पता, उनका सरनेम क्या है इसकी भी जानकारी, और आइडेंटिटी प्रूफ के संदर्भ में कोई डॉक्यूमेंट वो उसके साथ सबमिट करेंगे। तो पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर मतलब जो कंपनी के पहले डायरेक्टर के रूप में चयनित होने वाले हैं, वो अपना सारा ब्यौरा डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करेंगे। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। मतलब यहां पर जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर हैं, उनके अदर कंपनी में क्या इंटरेस्ट है। मतलब कि जैसा कि आपको ये बात पता होगी कि एक व्यक्ति एक समय में कई कंपनी के डायरेक्टरशिप पर काम कर सकता है। इस वजह से
अगर वो किसी कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं तो उन्हें अपने हितों को, अपने इंटरेस्ट को आगे रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, मतलब इसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो वो जो भी उनका इंटरेस्ट है अदर कंपनी से संबंधित, इसकी जानकारी भी वो देते हैं और इस डॉक्यूमेंट को भी रजिस्ट्रेशन के दौरान सबमिट किया जाता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी, और जिसे हिंदी में मुख्तार नामा भी बोला जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी भी बोला जाता है। और ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो है प्रमोटर के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है इन फेवर ऑफ एनी एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी। मतलब एक पावर ऑफ अटॉर्नी का डॉक्यूमेंट है जो कि मुख्तारनामा जिसको बोला जाता है, जिसे कंपनी के प्रमोटर के द्वारा इन फेवर ऑफ एनी एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी जो है वो देना पड़ता है। नेक्स्ट, कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स। कंपनी के निर्माण में जैसा कि आपको पता है न्यूनतम पब्लिक कंपनी के लिए 3 निदेशकों की आवश्यकता होती है, और निश्चित रूप से जो भी वो 3 निदेशक होंगे या डायरेक्टर्स होंगे वो अपनी लिखित सहमति जब तक नहीं देंगे तब तक उन्हें कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा या नियुक्त नहीं किया जाएगा। उन पर किसी भी तरह का दबाव न हो, इस वजह से ये लिखित सहमति उन्हें देनी होती है और इस डॉक्यूमेंट को भी सबमिट करना होता है। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ द डायरेक्टर्स अलॉन्ग विथ DIN। मतलब ये जो डायरेक्टर्स होंगे फर्स्ट डायरेक्टर के अतिरिक्त, इन्हें भी अपना सारा ब्यौरा, नाम, पता, एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ और जो सबसे इंपॉर्टेंट है DIN का मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इनके पास है या नहीं। किसी भी सामान्य व्यक्ति को किसी कंपनी का डायरेक्टर तभी बनाया जा सकेगा जब तक कि उसके पास DIN या डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होगा, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अंतर्गत इशू किया जाता है। नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ एग्रीमेंट। फाइलिंग ऑफ एग्रीमेंट मतलब कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनको कंपनी को सबमिट करना होता है। जैसा कि वो एग्रीमेंट जो कि कंपनी को करना होता है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर के साथ और मैनेजर के साथ। ऐसी कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होगी, उनके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर की नियुक्ति अपनी कंपनी में करें। तो उनके साथ जो भी एग्रीमेंट होगा उसकी कॉपी उस डॉक्यूमेंट को भी वो सबमिट करेंगे। नेक्स्ट, नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास के अंतर्गत कंपनी जिस राज्य में सिचुएटेड, जिस राज्य में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी या उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जिस राज्य में होगा उसका एड्रेस जो है उसे देना होता है और इसका भी ब्यौरा जो है उन्हें अपने इस डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना होता है। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। ठीक है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन INC 8 के अंतर्गत। ठीक है, ये INC का मतलब, INC मतलब इनकॉर्पोरेशन के ये फॉर्म है। अभी जब हम लोगों ने अवेलेबिलिटी ऑफ नेम को जाना था तो वहाँ पर इनकॉर्पोरेशन फॉर्म नंबर 1 जो है वो सबमिट करना होता है, और जब हम बात करते हैं वैधानिक घोषणा की तो वो INC 8 के अंतर्गत प्रमोटर को सबमिट करना होता है। इस घोषणा पत्र में क्या ब्यौरा होता है? इस घोषणा पत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये देना होता है कि कंपनी को के निर्माण के संदर्भ में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका अनुपालन किया गया है। कंपनी का नाम वैधानिक है, कंपनी का के जो भी पर्सन्स हैं वो भी वैधानिक है, और कंपनी को बनाते समय सभी नियमों संनियमों का ध्यान दिया गया है। इस डिक्लेरेशन पर एक व्यक्ति का सिग्नेचर होता है। इनमें से वो कौन होते हैं? एक तो एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनका सिग्नेचर इस स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन पर होता है। जब ये डिक्लेरेशन दे दिया जाता है तो रजिस्ट्रार उस डिक्लेरेशन को वेरीफाई करता है, सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है
कि क्या कंपनी का नाम सही है, क्या कंपनी के जो भी फर्स्ट डायरेक्टर हैं उनके द्वारा DIN प्रेजेंट किया गया है, क्या डिक्लेरेशन में कही गई सारी बातें सत्य हैं। और इस डिक्लेरेशन को चेक करने के बाद जो रजिस्ट्रार का कर्तव्य होता है, अगर सारी चीज़ें सही हैं, सारा डॉक्यूमेंट जो है प्रोविजंस के अनुसार जो है सबमिट किया गया है, तो वो जो यहाँ पर थर्ड एलिमेंट है, रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर कर रजिस्ट्रार कंपनी को रजिस्टर कर लेता है। मतलब अभी जैसा कि मैंने बताया कि अवेलेबिलिटी ऑफ नेम पहला काम, दूसरा डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, और ये डॉक्यूमेंट्स की जो लंबी चौड़ी लिस्ट थी उसके बारे में हमने जाना। इसको पूरा करने के बाद जब रजिस्ट्रार सभी चीज़ों को वेरीफाई कर देगा तो फिर वो क्या करेगा, कंपनी को रजिस्टर कर लेगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और चौथा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, मतलब जैसे ही वो वेरिफिकेशन कर लेगा उसके बाद वो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, और ये सर्टिफिकेट इशू होगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। और जिस दिन ये सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा वो सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि कंपनी जो है उसका निर्माण हो गया है। उस तारीख से कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाए, कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों के अस्तित्व से अलग माना जाए। मतलब द एंटिटी ऑफ द कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड और शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये चौथा और अंतिम जो स्टेप है इनकॉर्पोरेशन का, इसके पूरा होते ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाता है, और उसी दिन से मान लिया जाता है कि कंपनी जो है एक समामेलित संघ हो गई है, कंपनी अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है। और जो आपका तीसरा स्टेप था टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसको जो है वो पूरा कर लिया जाता है। और ये सर्टिफिकेट कौन प्राप्त करता है, ये प्राप्त करता है प्रमोटर ऑफ द कंपनी। इस सर्टिफिकेट की एक और खास बात मैं बता दूं, ये आपका सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म 11 पर इशू होता है, इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म 11 पर इशू होता है। और इस सर्टिफिकेट में CIN मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ होता है, जो कि उस कंपनी का रजिस्टर नंबर माना जाता है। तो ये आपके कंपनी के फॉर्मेशन के स्टेप्स रहे हैं, और भी बातें हम नेक्स्ट क्लास में जानने का प्रयास करेंगे।